पहला सवाल है यूपीएससी मेंस 2025 पेपर से 15 मार्क्स का। ब्रॉड माइक्रो थीम है कंसोलिडेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। सवाल है ट्रेस इंडियाज कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। बेसिकली आजादी के तुरंत बाद इंडिया ने इन 4 की एरियाज में खुद को कैसे स्ट्रेंथन किया। राइट। सोर्स मटेरियल ये हाईलाइट करता है कि ये शुरुआती साल सच में एक टेस्टिंग फेज थे। मतलब पार्टीशन का वायलेंस, एक्सट्रीम पॉवर्टी, मैसिव इलिटरेसी और बहुत फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशंस, ये सब चैलेंजेस थे। लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म्स इनिशिएट किए जो एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने। चलिए इसे अनपैक करते हैं, पॉलिटी से शुरू करते हैं। यूनिटी कैसे अचीव हुई और डेमोक्रेसी कैसे एस्टैब्लिश हुई इतने फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप में? देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट शायद सबसे मॉन्यूमेंटल टास्क था। सोचिए, करीब 562 सेमी ऑटोनोमस टेरिटरीज। बाप रे। सरदार पटेल और वीपी मेनन का रोल बहुत क्रूशियल था। उन्होंने डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन और हाँ, जहां जरूरी हुआ फोर्स का मिक्स यूज किया। हाँ, फोर्स का भी इस्तेमाल हुआ। ये इंटीग्रेशन बहुत वाइटल था इंडिया की टेरिटोरियल यूनिटी बनाने के लिए और बाल्कनाइजेशन रोकने के लिए, मतलब देश का छोटे छोटे इंडिपेंडेंट टुकड़ों में बंट जाना। की एग्जाम्पल्स जो सोर्सेज मेंशन करते हैं वो हैं जूनागढ़ 1947, कश्मीर 1947-48 और हैदराबाद 1948, जहां मिलिट्री एक्शन भी लेना पड़ा। हाँ, ऑपरेशन पोलो। कैन यू इमेजिन इंडिया का मैप अगर ये स्टेट्स इंटीग्रेट ना हुए होते? बहुत मुश्किल है इमेजिन करना। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इसका अडॉप्शन, जिसने इंडिया को सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। इसने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म को कोर प्रिंसिपल बनाया और सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए। बिल्कुल। इसके बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1951-52 में ये कितना एम्बिशियस रहा होगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के साथ रफली 173 मिलियन वोटर्स इन्वॉल्व थे। उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज थी ये। इंडीड। और एक और क्रिटिकल स्टेप था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। लैंग्वेज की बेसिस पर स्टेट्स बनाने की डिमांड्स बढ़ रही थी। हाँ, वो आंध्रा वाला केस। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इसे एड्रेस करने के लिए लाया गया। इसका एम था एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव करना और रीजनल लिंग्विस्टिक एस्पिरेशंस को अकोमोडेट करना, बिना देश की यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज किया। ये एक डेलिकेट बैलेंस था। आपको क्या लगता है, लिंग्विस्टिक लाइंस पर स्टेट्स बनाना अल्टीमेटली इंडियन यूनिटी को स्ट्रेंथन किया या वीकन? सोचने वाली बात है। डेफिनेटली बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है ये। कोई इजी आंसर नहीं है। तो ये तो हुई पॉलिटिकल कंसोलिडेशन की बात। अब इकोनॉमी पर फोकस करते हैं। रीबिल्डिंग और प्लानिंग कैसे हुई एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन में जहां रिसोर्सेज लिमिटेड थे? गवर्नमेंट ने 1950 में प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश किया। ये एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी थी इकोनॉमिक प्लानिंग गाइड करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उन्हें स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज में डायरेक्ट किया जाए। अच्छा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951-56 हेवीली एग्रीकल्चर, इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट पे फोकस था। क्यों? क्योंकि उस टाइम देश सीवियर फूड शॉर्टेजेस फेस कर रहा था। सही बात है। प्रोजेक्ट्स जैसे भाखड़ा नांगल डैम और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं थे, वो सर्वाइवल और फूड सेल्फ सफिशिएंसी के लिए क्रूशियल थे। आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर को इतनी टॉप प्रायोरिटी क्यों दी गई थी एकदम शुरुआत में? लॉजिकली भूखे पेट तो नेशन बिल्ड नहीं हो सकता ना। है ना। सोर्सेज में लैंड रिफॉर्म्स का भी जिक्र है। जमींदारी सिस्टम अबॉलिश करना, टेनेंसी रिफॉर्म्स लाना। यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में ये कोशिश थी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करने की और पुराने फ्यूडल ऑपरेशन को कम करने की। हाँ, बिल्कुल। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल फाउंडेशंस भी रखी गई। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज एस्टैब्लिश किए गए। कोर सेक्टर्स में जैसे स्टील, हेवी इंडस्ट्रीज, एनर्जी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी 1953 में या भिलाई स्टील प्लांट का एक्सपेंशन सोवियत असिस्टेंस के साथ, ये की एग्जांपल्स हैं। हाउ क्रिटिकल डू यू थिंक ये पीएसयूज रहे होंगे इंडिया की अर्ली इंडस्ट्रियल जर्नी के लिए? इमेंसली क्रिटिकल थे। प्राइवेट सेक्टर उस टाइम इतना डेवलप नहीं था कि हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सके। पीएसयूज ने वो फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। एजुकेशन में भी ऐसे ही फाउंडेशनल स्टेप्स लिए गए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अंडर हायर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बनी। और फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 डॉक्टर मुदलियार के अंडर स्कूल एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने पे फोकस्ड थी। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे भी काफी जोर था। आईआईटी खड़गपुर, पहला आईआईटी 1951 में सेटअप हुआ। इमेजिन कीजिए उस समय पर वर्ल्ड क्लास टेक्निकल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करना कितना विजनरी था। बहुत बड़ा स्टेप था। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एक्सपैंड हुई। साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को स्ट्रेंथन किया गया। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी बना 1953 में हायर एजुकेशन को रेगुलेट और प्रमोट करने के लिए। एग्जैक्टली। और फाइनली इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया ने अपनी एक इंडिपेंडेंट वॉइस एस्टैब्लिश की। जवाहरलाल नेहरू की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की थी। हाँ, नैम। इसका मतलब था कि कोल्ड वॉर का टाइम जो 2 मेजर पावर ब्लॉक्स थे, यूएस लेड और सोवियत लेड, इंडिया उनसे स्ट्रेटेजिकली दूर रहेगा, अपनी सॉवरेनिटी असर्ट करेगा। इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फाउंडिंग लीडर बना। किसी भी सुपर पावर कैंप में ना जाना। आपको क्या लगता है स्टैंस का इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग और डोमेस्टिक पॉलिसी पर क्या इंपैक्ट हुआ होगा? इंडिया को काफी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस दी होगी, हालांकि शायद इसके अपने चैलेंजेस भी रहे होंगे। सोर्सेज मेंशन करते हैं कि इंडिया ने डीकॉलोनाइजेशन मूवमेंट्स को एक्टिवली सपोर्ट किया।
इंडोनेशिया, बर्मा, अफ्रीकन नेशंस। हाँ, ये एक तरह से ओप्रेस्ड नेशंस की मॉरल वॉइस बन गया। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर भी एम्फसाइज था, जैसा कि पंचशील एग्रीमेंट 1954 चाइना के साथ रिफ्लेक्ट हुआ, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और नॉन इंटरफेरेंस जैसे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। ये इंडिया के रोल को हाईलाइट करता है एशियन सॉलिडारिटी बनाने की कोशिश में। एब्सोल्युटली। सो इस सेक्शन को कंक्लूड करें तो ये जो मल्टी डायमेंशनल कंसोलिडेशन एफर्ट्स थे पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इन्होंने इंडिया को फ्रैगमेंटेशन और पोटेंशियल कोलैप्स से बचाया। इन्होंने सिर्फ यूनिटी और सेल्फ रिलायंस को फॉस्टर नहीं किया, बल्कि इंडिया को ग्लोबल रिकग्निशन भी दिलाई, एक रेजिलिएंट डेमोक्रेसी और पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड की एक सिग्निफिकेंट वॉइस के तौर पर। दैट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। ओके, चलिए इस पहले सवाल का एक क्विक रीकैप करते हैं। रीकैप सेक्शन 1, हमने इंडियाज कंसोलिडेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस पर बात की। यूपीएससी मेंस 2025 कंसोलिडेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या आप वो 4 की एरियाज रिकॉल कर सकते हैं जो हमने कवर किए? राइट, पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस। अब हर एरिया में लिया गया एक मेजर स्टेप याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे पॉलिटी में इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स या कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना। इकोनॉमी 5 ईयर प्लान्स या पीएसयूज एस्टैब्लिश करना। एजुकेशन आईआईटीज, यूजीसी सेटअप करना या एजुकेशन कमीशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी या पंचशील। एक्सीलेंट। अब इमेजिन कीजिए आप किसी दोस्त को समझा रहे हैं। अपने वर्ड्स में आप ओवरऑल कंसोलिडेशन प्रोसेस को ब्रीफली कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ट्राई कीजिए, इससे मेमोरी सॉलिडिफाई होती है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सोर्स एक स्पेसिफिक चैलेंज से डील करता है, जिस पर हमने अभी बात की, इन दी इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो जब इन सैकड़ों स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट किया जा रहा था, तब मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशियो कल्चरल डिफिकल्टीज क्या थीं? सोर्स मटेरियल इस प्रोसेस को राइटली कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग कहता है। ये सिर्फ मैप्स रीड्रॉ करने की बात नहीं थी, इसमें वास्टली डाइवर्स टेरिटरीज को यूनिफाई करना था। हर एक की अपनी हिस्ट्री और सिस्टम्स थे। जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद जैसे केसेस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहले मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या थे? पहला, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन खुद। 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, टेक्निकली ऑटोनॉमस, अपने रूलर्स के अंडर, हालांकि ब्रिटिश पैरामाउंसी के तहत। उन्हें पॉलिटिकली इंडियन यूनियन में स्मूथली इंटीग्रेट करना प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था। हाँ, वो तो था ही। जेएनके जैसे केसेस में डेलिकेट, लंबी नेगोशिएशंस लगी, और हैदराबाद के केस में, जैसा हमने नोट किया, मिलिट्री इंटरवेंशन ऑपरेशन पोलो के जरिए जरूरी हो गया जब डिप्लोमेसी फेल हुई। सोचिए, अगर मिलिट्री ऑप्शन यूज ना किया जाता तो हैदराबाद का इंटीग्रेशन शायद पॉसिबल ही ना होता या बहुत डिलेड होता। आपको क्या लगता है? हाँ, ये एक स्टार्क पॉसिबिलिटी है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू क्या था? एक यूनिफॉर्म ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना। ये स्टेट्स जो ज्वाइन कर रहे थे उनके अपने एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स थे, कुछ काफी डेवलप्ड, जैसे मैसूर, ट्रावनकोर या बड़ौदा में। अच्छा, इन डाइवर्स सिस्टम्स को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के साथ मर्ज करना था। इससे अक्सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑफिशियल्स के बीच सीनियरिटी और हायरार्की के इश्यूज। इमेजिन कीजिए, 2 डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को मर्ज करना आज भी कितना कॉम्प्लेक्स होता है। अब उसे पूरे स्टेट मशीनरीज पर स्केल अप कीजिए। एब्सोल्युटली। कोई और मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू? यस, बाउंड्री डिस्प्यूट्स। इंटीग्रेशन के बाद कभी-कभी टेरिटोरियल क्लेम्स और बाउंड्रीज को लेकर डिस्प्यूट्स भी खड़े हुए हैं। फॉर इंस्टेंस, सोर्स में जूनागढ़ का केस मेंशन्ड है, जिसके रेजोल्यूशन के लिए डिप्लोमेटिक मैनूवर्स और लीगल इंटरवेंशंस की जरूरत पड़ी। एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज को रीडिफाइन करने से फ्रिक्शन तो होना ही था। मेक सेंस। अब सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स पर आते हैं। ये तो शायद उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग रहे होंगे। डेफिनेटली। सबसे पहले तो इमेंस एथनिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ये प्रिंसली स्टेट्स लैंग्वेजेस, कल्चर्स, एथनिसिटीज में बहुत डाइवर्स थे। इंडियन गवर्नमेंट के लिए चैलेंज था कि इन सब डिफरेंसेस को एक यूनिफाइड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में अकोमोडेट किया जाए बिना एलिनेशन कॉज किए। हाँ, कभी कभी इससे डिफरेंट एथनिक और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच टेंशंस भी पैदा हुई। ये डाइवर्सिटी को मैनेज करना, क्या ये आज भी इंडिया की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑनगोइंग चैलेंजेस में से एक नहीं है? बिल्कुल है। और कौन से सोशियो कल्चरल इश्यूज सामने आए? रिलीजियस डिफरेंसेस। इंटीग्रेशन प्रोसेस को रिलीजियस सेंसिटिविटीज को केयरफुली हैंडल करना था। सेक्युलर इंडियन यूनियन में माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी था। सोर्स जम्मू एंड कश्मीर के इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल देता है, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जैसे शुरू में आर्टिकल 370 की जरूरत महसूस की गई। एंड द कास्ट सिस्टम, वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा। इंडीड, डीपली एंट्रेंच्ड कास्ट सिस्टम और उससे जुड़ी इनइक्वालिटीज एक मेजर सोशियो कल्चरल हर्डल थी। इंटीग्रेशन का मतलब था इन डाइवर्स सोशल स्ट्रक्चर्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अम्ब्रेला के नीचे लाना, जिसका एम इक्वालिटी था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लाए गए, जैसे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है। वास्टली सोर्सेज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज मेंशन करते हैं। यस, इन स्टेट्स के बीच कंसिडरेबल इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे। कुछ स्टेट्स जैसे हैदराबाद और मैसूर रिलेटिवली इकोनॉमिकली एडवांस्ड थे, जबकि दूसरे काफी बैकवर्ड थे। हाँ, ये तो था। इन सबको लार्जर इंडियन इकोनॉमी में इंटीग्रेट करना था। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स डिजाइन करने पड़े जो इन गैप्स को ब्रिज कर सकें और मोर इक्विटेबल ग्रोथ इंश्योर कर सकें। आपको क्या लगता है, इतनी वाइड डिस्पैरिटीज वाली इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करना कितना चैलेंजिंग होता है? इनक्रेडिबली चैलेंजिंग। इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट और टारगेटेड पॉलिसीज की जरूरत होती है। प्रिसाइसली।
सो सोर्स से कंक्लूजन ये है कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन एक इंट्रिकेट और चैलेंजिंग अफेयर था, जिसमें न्यूमरस एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स टैकल करने पड़े। इसमें डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, लीगल फ्रेमवर्क्स, कभी-कभी मिलिट्री प्रेशर और केयरफुल पॉलिसी मेकिंग का स्किलफुल ब्लेंड चाहिए था। कम्प्लेक्सिटीज के बावजूद इन डाइवर्स टेरिटरीज का सक्सेसफुल इंटीग्रेशन एक यूनिफाइड डेमोक्रेटिक इंडिया बनाने में फंडामेंटल था। गॉट इट। ओके, इस पे एक क्विक रिकैप करते हैं। रिकैप सेक्शन 2। हमने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशियो कल्चरल इश्यूज डिस्कस किए। यूपीएससी मेंस 2021 कंसोलिडेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या आप 2 मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज रिकॉल कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज जैसे हैदराबाद, या एक यूनिफॉर्म ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाना, और 2 मेन सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स, पॉज, शायद एथनिक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी या रिलीजियस डिफरेंसेस, कास्ट सिस्टम, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज मैनेज करना। गुड रिकॉल। अब अपने वर्ड्स में समराइज करने की कोशिश कीजिए। प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव से इतना कॉम्प्लेक्स क्यों था? कोशिश कीजिए। ऑलराइट, अब एक स्पेसिफिक इवेंट पर चलते हैं। ये सवाल यूपीएससी मेंस 2013 से है, 10 मार्क्स का। थीम है वॉर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। सवाल है, एनालाइज द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू ताशकंद अग्रीमेंट इन 1966। डिस्कस द हाइलाइट्स ऑफ द अग्रीमेंट। तो 1966 में जो ताशकंद अग्रीमेंट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसके पीछे क्या रीजंस थे और उस अग्रीमेंट के मेन पॉइंट्स क्या थे? सोर्स मटेरियल ताशकंद अग्रीमेंट को एक सिग्निफिकेंट पैक्ट बताता है जो जनवरी 10, 1966 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुआ था। ये 1965 इंडो पाक वॉर के बाद हुआ था। हाँ, इसका प्राइमरी एम था दोनों कंट्रीज के बीच नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर करना और रीजन में पीस प्रमोट करना। सो सर्कमस्टांसेस क्या थे जो इसके कारण बने? वॉर खुद ऑब्वियसली। यस, 1965 इंडो पाक वॉर इमीडिएट ट्रिगर था। ये कॉन्फ्लिक्ट रन ऑफ कच्छ में बॉर्डर स्कैमिशेस से शुरू हुआ था, लेकिन जल्दी ही फुल स्केल वॉर में एस्केलेट हो गया, जो मेनली जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस पर लड़ा गया। दोनों साइड्स को सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज और मटेरियल लॉसेज हुए। सोर्सेज इंटरनेशनल प्रेशर का भी जिक्र करते हैं, वो कैसे हुआ? बिल्कुल, ये पीक कोल्ड वॉर एरा था। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों कंसर्न थे। उन्हें डर था कि ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा एस्केलेट ना हो जाए, जिसके वाइडर रीजनल इंप्लीकेशंस हो सकते थे, शायद अदर मेजर पावर्स को भी खींच लाता। आपको क्या लगता है, सुपर पावर्स उस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच एस्केलेशन रोकने में इतने इन्वेस्टेड क्यों थे? प्राइमरीली अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से, रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, आई सपोज। कोई नहीं चाहता था कि दूसरा ज्यादा इन्फ्लुएंस गेन करे और एक बड़ा वॉर पूरे रीजन को अनप्रेडिक्टेडली डिस्टेबलाइज कर सकता था। एग्जैक्टली। इस इंटरनेशनल कंसर्न के चलते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 211 पास किया, इमीडिएट सीज फायर के लिए कॉल करते हुए। अच्छा, इसके बाद सोवियत यूनियन ने प्रीमियर अलेक्सी कोजिगिन की लीडरशिप में पीस टॉक्स मीडिएट करने का इनिशिएटिव लिया। इसी मीडिएशन एफर्ट से ताशकंद में कॉन्फ्रेंस हुई, जो तब सोवियत यूनियन में था, अब उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। ओके, तो ये स्टेज सेट हो गया। अब अग्रीमेंट के हाइलाइट्स क्या थे? इंडिया और पाकिस्तान किस बात पर अग्री हुए? पहला क्रूशल पॉइंट था विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स। दोनों कंट्रीज अग्री हुए कि वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस को 25 फरवरी 1966 तक उन पोजीशंस पर विड्रॉ कर लेंगे जो उन्होंने वॉर से पहले अगस्त 5, 1965 को होल्ड की थी, प्री वॉर पोजीशंस। इससे इमीडिएट मिलिट्री टेंशन बॉर्डर्स पर कम हुआ। दैट मेक्स सेंस। और क्या उन्होंने टाइज रिज्यूम करने पर अग्री किया? यस, रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक और की हाईलाइट था। अग्रीमेंट में नॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर करने के प्रोविजंस थे और इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस रिज्यूम करने को एक्सप्लोर करने की बात भी थी, जो वॉर के दौरान सस्पेंड हो गए थे। वॉर के दौरान पकड़े गए सोल्जर्स का क्या हुआ? अग्रीमेंट ने एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर (पीओडब्ल्यूज) को एड्रेस किया। दोनों साइड्स कैप्चर्ड पर्सनल को रिपैट्रिएट करने पर एग्री हुए। साथ ही कैप्चर्ड टेरिटरीज भी प्री वॉर स्टेटस के हिसाब से रिटर्न करने पर एग्रीमेंट हुआ। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सोर्स में हाईलाइट किया गया है, नो टेरिटोरियल गेन्स। इतने सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद आउटकम ये था कि इस अग्रीमेंट के थ्रू किसी भी साइड को सब्सटैंशियल टेरिटोरियल एडवांटेज नहीं मिला। सब कुछ स्टेटस को एंटीबेलम पर लौट गया बेसिकली। करेक्ट। पांचवा हाईलाइट था नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। दोनों कंट्रीज ने रिअफर्म किया कि वो एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और छठा पॉइंट मेंशन है डिस्प्यूट्स पीसफुली रिजॉल्व करने के बारे में। यस, एग्रीमेंट में कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सभी डिस्प्यूट्स पीसफुल मीन से सेटल किए जाने चाहिए। नेगोशिएशंस, डिप्लोमेटिक चैनल्स, इसमें स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर इशू का भी मेंशन था इसी कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि पीछे मुड़कर देखें तो ये पीसफुल सेटलमेंट वाला क्लॉज लॉन्ग रन में कितना इफेक्टिव साबित हुआ, हिस्ट्री क्या बताती है हमें? सैडली बहुत इफेक्टिव नहीं, स्पेशली कोर कश्मीर इशू को लेके जो आज भी पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। ट्रू। सो कंक्लूजन ये निकाला गया कि ताशकंद अग्रीमेंट उस मोमेंट पर एक क्रिटिकल डिप्लोमेटिक अचीवमेंट था जिसने 1965 वॉर के बाद सक्सेसफुली पीस रिस्टोर किया। हालांकि ये इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाले फंडामेंटल इश्यूज, पर्टिकुलरली कश्मीर का लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन देने में फेल रहा। इसने मिलिट्री टेंशंस डी-एस्केलेट करने और रिलेशंस टेम्परली नॉर्मलाइज करने में वाइटल रोल प्ले किया। ट्रेजिकली इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में एग्रीमेंट साइन करने के कुछ ही घंटों बाद हो गई। इंडीड, उस समिट का एक बहुत पॉइंटेंट एंड। ओके, चलिए इस तीसरे सेगमेंट का रिकैप करते हैं। रिकैप सेक्शन 3।
हमने 1966 के ताशकंद अग्रीमेंट पर बात की, यूपीएससी मेंस 2013 वाज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके पीछे के मेन सर्कमस्टेंसेस क्या थे? दो रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। पॉज, 1965 इंडो पाक वॉर और इंटरनेशनल प्रेशर यूएस यूएसएसआर यूएन से। और अग्रीमेंट के दो की हाइलाइट्स या आउटकम्स क्या थे? पॉज, ट्रूप्स का प्री वॉर पोजीशंस पर विड्रॉल और डिप्लोमैटिक रिलेशंस का रेस्टोरेशन या नॉन इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल। ग्रेट। अब अपने वर्ड्स में क्विकली एक्सप्लेन कीजिए 1966 में ताशकंद अग्रीमेंट क्यों जरूरी था और इसने क्या अचीव किया, भले ही टेम्परेरली। सोचिए इसके बारे में। ऑलराइट, आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी मेंस 2013 से है, 10 मार्क्स का, और थीम है वॉर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। सवाल है, critically examine the compulsions which prompted India to play a decisive role in the emergence of Bangladesh। तो हमें critically examine करना है कि वो कौन सी मजबूरियां या प्रेशर्स थे जिनकी वजह से इंडिया ने 1971 में बांग्लादेश के फॉर्मेशन में एक डिसाइसिव एक्टिव रोल प्ले किया। सोर्स मटेरियल इंडिया के रोल को 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में साउथ एशियन हिस्ट्री का एक डिफाइनिंग मोमेंट बताता है। ये अंडरस्कोर करता है कि इंडिया का डिसीजन ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से ड्रिवन था। ये कोई सिंपल सिंगल कॉज डिसीजन नहीं था। चलिए इन कंपल्शंस को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। सबसे इमीडिएट और प्रेसिंग फैक्टर क्या था? ओवरवेलमिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। मार्च 1971 में पाकिस्तानी मिलिट्री ने ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट के खिलाफ एक ब्रूटल क्रैकडाउन ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया। हाँ, वो तो बहुत भयानक था। इससे हॉरिफिक वायलेंस, मास किलिंग्स और अट्रॉसिटीज हुई। कॉन्सिक्वेंटली मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज, प्रिडोमिनेंटली बंगाली हिंदूज लेकिन मुस्लिम्स भी, नेबरिंग इंडियन स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा में आने लगे। सोर्स एस्टिमेट्स अलग-अलग हैं, लेकिन फिगर्स अक्सर 10 मिलियन रेफ्यूजीज तक पहुंचते हैं। 10 मिलियन? ये इंडिया के रिसोर्सेज, इकोनॉमी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक अनबेरेबल स्ट्रेन था। सो पार्टली इंडिया का इंटरवेंशन इस अर्जेंट नीड से ड्रिवन था कि जेनोसाइड रोका जाए और इस मैसिव ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी को एड्रेस किया जाए जो उसके बॉर्डर्स पर अनफोल्ड हो रही थी। कैन यू इमेजिन अचानक से मिलियंस ऑफ डेस्टिट्यूट रेफ्यूजीज की केयर करने का प्रेशर? स्केल तो स्टैगरिंग है। ह्यूमैनिटेरियन एंगल के अलावा इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स का क्या? यस, वो अनडाउटेडली एक मेजर फैक्टर था। ईस्ट पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ने इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी दी। एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का मतलब था पाकिस्तान का ज्योग्राफिकली डिवाइड हो जाना और सिग्निफिकेंटली वीकन हो जाना। इससे इंडिया को अपने ईस्टर्न फ्रंट पर जो सिक्योरिटी थ्रेट फेस करना पड़ता था वो कम हो जाता, पोटेंशियली रीजनल बैलेंस ऑफ पावर इंडिया के फेवर में ऑल्टर हो जाता। अब क्रिटिकल सवाल ये है, क्या ये प्योरली स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन था या ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न भी जेन्युइन था? ज्यादातर एनालिसिस सजेस्ट करते हैं कि ये लाइकली दोनों का मिक्स था। आपका क्या टेक है? इन्हें पूरी तरह अलग करना मुश्किल है ना? आपकी बॉर्डर पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाता है, एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम भी। ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस का क्या? बिल्कुल सही। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर वैक्यूम में नहीं हुआ, ये कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स से डीपली इन्फ्लुएंस था। पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना से पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा था। अच्छा, इंडिया जो इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड फील कर रहा था और इस टू फ्रंट प्रेशर को फेस कर रहा था, उसने सोवियत यूनियन के साथ अपना रिलेशनशिप फॉर्मलाइज किया अगस्त 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन साइन करके। इस ट्रीटी ने इंडिया को डिप्लोमैटिक बैकिंग दी और पाकिस्तान के बिहाफ पे पोटेंशियल चाइनीज या यूएस इंटरवेंशन को डीटर किया। हाँ, ये ट्रीटी क्रूशल थी। सो बांग्लादेश की लिबरेशन को एड करके इंडिया साउथ एशिया में यूएस चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करना और यूएसएसआर के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना भी एम कर रहा था। आपको क्या लगता है, इंडो सोवियत ट्रीटी कितनी सिग्निफिकेंट थी इंडिया के डिसाइसिव एक्शन को इनेबल करने में? ये बिल्कुल क्रूशल लगती है। इसने एक तरह की सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड की। क्या रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर भी कंसर्न था? वो चौथा की कंपल्शन मेंशन है। इंडिया पूरी रीजन की स्टेबिलिटी पर ईस्ट पाकिस्तान के क्राइसिस के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को लेकर डीपली कंसर्न था, स्पेशली अपने सेंसिटिव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। मैसिव रेफ्यूजी इन्फ्लक्स पहले ही सोशल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कॉज कर रहा था। कॉन्फ्लिक्ट खुद या उससे निकलने वाले रेडिकल एलिमेंट्स इंडियन टेरिटरी में स्पिल ओवर होने का पोटेंशियल भी था। सिचुएशन को स्टेबलाइज करना, बांग्लादेश के क्रिएशन को फैसिलिटेट करके इंडिया की अपनी नेशनल सिक्योरिटी और लॉन्ग रन में रीजनल पीस के लिए जरूरी समझा गया है। सो इन फैक्टर्स को क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए कंक्लूजन ये है कि इंडिया का डिसाइसिव रोल कंपल्शंस के कन्फ्लुएंस से ड्रिवन था। एक अनडिनाइबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो इंटरवेंशन डिमांड कर रहा था, राइवल को वीकन करने के क्लियर स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस, कोल्ड वॉर की वजह से फेवरेबल जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स स्पेशली सोवियत ट्रीटी, और रिफ्यूजी इन्फ्लक्स के कारण रीजनल स्टेबिलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के प्रेसिंग कंसर्न्स। ये दिखाता है कि मेजर क्राइसिस के दौरान डिसीजन मेकिंग कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। वाकई एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। मल्टीपल फैक्टर्स इंडिया को इंटरवेंशन की तरफ पुश कर रहे थे। चलिए अपना फाइनल रिकैप करते हैं। रिकैप सेक्शन 4। हमने इंडिया के रोल इन बांग्लादेश's इमर्जेंस के पीछे के कंपल्शंस को क्रिटिकली एग्जामिन किया। यूपीएससी मेंस 2013 वॉर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या आप डिस्कस किए गए 4 मेन कंपल्शंस लिस्ट कर सकते हैं? पॉज।
Humanitarian crisis, refugee influx, strategic interests weakening Pakistan, geopolitical considerations, Cold War, Indo-Soviet Treaty और regional stability ensure करना. Perfect. अब final recall challenge के लिए अपने words में explain कीजिए इंडिया 1971 में decisively act करने के लिए compelled क्यों हुआ? कम से कम 2 different types के reasons, e.g. एक humanitarian, एक strategic, touch करने की कोशिश कीजिए. आउटरो तो आज हमने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद के बेहद चैलेंजिंग शुरुआती सालों में इंडिया ने कैसे नेविगेट किया. हमने नेशन को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और इंटरनेशनल फ्रंट्स पे कंसोलिडेट करने के मैसिव टास्क को एक्सप्लोर किया. हमने प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने की स्पेसिफिक कम्प्लेक्सिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशियो कल्चरल दोनों को भी समझा. और हमने 2 पिवटल पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके आउटकम्स को एनालाइज किया. 1965 वॉर के बाद ताशकंद एग्रीमेंट और 1971 में बांग्लादेश के जन्म के पीछे के कंपल्शंस. ये डिस्कशंस वाकई हाईलाइट करते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और इवेंट्स जानना नहीं है, ये क्यों समझना है, अंडरलाइंग प्रेशर्स, मोटिवेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस. बिल्कुल. और जाते जाते लिसनर के लिए एक थॉट प्रोवोक करते हैं. बहुत से फाउंडेशनल चैलेंजेस जो इंडिया ने इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद फेस किए, इमेंस डाइवर्सिटी मैनेज करना, लो बेस से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्राइव करना, पड़ोसियों के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स नेविगेट करना, क्या ये चैलेंजेस आज 75 साल से ज़्यादा बाद भी किसी न किसी फॉर्म में इंडिया के लिए रेलेवेंट है? और अगर है तो वो कैसे इवॉल्व हुए हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा. दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन टू पॉन्डर. हम अगली बार फिर मिलेंगे सोर्सेज के एक और सेट के साथ, उन्हें अनपैक करने और समझने के लिए.